ऑल ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट, आज आपको वीडियो नंबर 5 तैयार कर रहे हैं जिसका शीर्षक होगा, टॉपिक होगा हुंड्स रूल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक जो भी हमने आपको बताया है उससे आगे हुंड्स रूल जानने के बाद आप तमाम मॉलिक्यूल हों, एटम हों, आयन हों, उनसे संबंधित मैग्नेटिक बिहेवियर है, उनके कलरिंग मैटर हैं, इनके विषय में जानकारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अब जानकारी प्राप्त होगी यहाँ पर क्वांटम नंबर के लिए। तो क्वांटम नंबर्स हुंड्स रूल को बताए बगैर बताना आपके लिए कठिन कार्य हो जाता है, चूँकि क्वांटम नंबर में जब कोई क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करवाई जाती है तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जिस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर पूछी जाती है उसका सही आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन आखिर एटम में है कहाँ पर। इसकी जानकारी करने के लिए हुंड्स रूल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये इसमें आपको हाइड्रोजन एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं, नो प्रॉब्लम। हीलियम का लिखेंगे 1s2, नो प्रॉब्लम। लिथियम का लिखेंगे 1s2, 2s1, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेरिलियम का भी आप लिख देंगे 1s2, 2s2। बोरान का भी लिख जाएगा 1s2, 2s2 और 2p1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ाया उसी तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। और जब बोरान से आगे कार्बन के लिए बढ़ेंगे तब 1s2, 2s2, 2p2 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक नई बात सामने आएगी कि 2p2 लिख दिया है। इसके लिए चूँकि P के लिए 3 कक्षक होते हैं, इन 3 कक्षक का जो नाम है Px है, इसको Py कहते हैं, इसको Pz कहते हैं। अब चूँकि 2p1 बोरान के केस में था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर जाएगा। हमने शुरू में आपको जो पहला वीडियो था, दूसरा वीडियो था, उसमें बताया भी था कि S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, F में 7 होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब चूंकि बात ये आती है कि 2p2 के लिए इसमें ये भी स्थिति हो सकती है। अगर ये स्थिति नहीं है तो ये भी कहा जा सकता है इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर आ सकता है, दूसरा ये भी नहीं। मान लो किसी के दिमाग में आ जाए नहीं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है। तो इसी सब प्रश्नों के, इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों का हल इस हुंड्स रूल में आपको मिलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा ये हुंड्स रूल बताएगा कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल इसी दूसरे py ऑर्बिटल में जाएगा और समान चक्रण का रहेगा। तो हुंड्स ने क्या बताया है कि किसी भी परमाणु की उपकोष के किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी प्रारंभ होता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता। अब वो एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण का है या भिन्न भिन्न चक्रण का भी हो सकता है, लेकिन ये भी नियम है कि जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो सेम स्पिन होना चाहिए। कैसा स्पिन होना चाहिए? इसके लिए सेम स्पिन आना चाहिए। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को आपके समक्ष लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल, electrons in a subcell are paired only when
all the orbitals of a subshell is half filled with सेम स्पिन या सेम की जगह पर पैरेलल भी कह सकते हैं, पैरेलल स्पिन, ये एक ही बात है, सेम स्पिन या पैरेलल। इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल इज हाफ फिल्ड विद सेम स्पिन। ये कहा है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का तरीका है, अर्थ है कि कोई भी एटम है, उसका सबसेल है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी प्रारंभ होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण का नहीं भर जाता। इस तरीके से यहाँ पर हुंड्स रूल की बात रहती है। तो जब आप हुंड्स रूल के विषय में एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो बड़ा क्लियर हो जाएगा आपका। नाइट्रोजन का केस लेते हैं, नाइट्रोजन का आप बाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3 लिखते हैं। अब चूँकि आप बाउ प्रिंसिपल ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये p3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस तरीके से फिलअप होते हैं, क्योंकि p के लिए 3 ऑर्बिटल रहते हैं। इनमें हमारे सामने ये बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जा सकते हैं। अब हुंड्स क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तभी प्रारंभ होगा जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता, अर्थात हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन समान चक्रण का भरेगा। तो इस तरीके से हुंड्स के रूल से हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन की प्रक्रिया या उसमें हमने प्रवेशन की प्रक्रिया, फिलअप होने की प्रक्रिया को समझते हैं। और जब हुंड्स रूल से इस बात को समझ जाते हैं, इसके आगे का टॉपिक आपको क्लियर समझ में आएगा जब क्वांटम नंबर पढ़ाया जाएगा। क्योंकि क्वांटम नंबर में सबसे बड़ी कला ये होगी कि आपको इलेक्ट्रॉन को पहचानना होगा कि वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के किस ऑर्बिट के किस सबसेल में है, उस सबसेल में वो किस ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल में उसके स्पिन करने का तरीका क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हुंड्स रूल एक्सप्लेन होता है। अब इसी के साथ हुंड्स रूल से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है और यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि यहीं पर उसमें पेयरिंग और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की चर्चा होती है। हालांकि ये जो टॉपिक है वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज़्यादा क्लियर और एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया जाएगा। तो एक छोटा सा हेडिंग लगाते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सबस्टेंस। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सबस्टेंस। तो अब चूंकि किसी सबस्टेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर, यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 प्रकार की चर्चा करेंगे। वैसे तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंड सो ऑन और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं केवल 2 किस्म की। एक तो डायामैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक। तो डाया और पैरा मैग्नेटिक जो सबस्टेंसेस हैं, इनके लिए बस एक ही बात समझना है कि चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो,
अगर उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो डायामैग्नेटिक होता है, और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक है। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है तो वो आपका सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर इसमें बहुत क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि Cu पॉजिटिव आयन डायामैग्नेटिक है जबकि Cu डाई पॉजिटिव आयन पैरामैग्नेटिक है। तो हम कॉपर की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। ये आपको बताया भी था एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये फुलफिल्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से लेता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसकी एनर्जी लेवल 3d से कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सदैव आउटर ऑर्बिट से ही निकलते हैं। तो अब इस तरीके से यहाँ पर 4s1 का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और कॉपर पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कैटायन बन जाएगा। इस स्थिति में हम देखते हैं Cu डाई पॉजिटिव आयन में 3d में 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। हुंड के नियम का पालन करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और पेयरिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण का हो जाएगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं 0, और जो भी सबस्टेंस हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं वो सब डायामैग्नेटिक कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी आपसे Na पॉजिटिव की बात आ जाए सिंपली S ब्लॉक एलिमेंट में, तो इसके लिए 1s2, 2s2, 2p6, इसमें भी चूँकि p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी पेयर्ड हैं, अतः इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0, अतः ये भी डायामैग्नेटिक कंपाउंड है। अब इसी के साथ इसकी तुलना करते हुए आपको पैरामैग्नेटिक की बात बताते हैं। तो Cu डाई पॉजिटिव आयन, Cu पॉजिटिव के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो इसके लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3d9 हो जाएगा, यानी इस 3d से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। अब इसमें चूंकि 3d9 को अगर हम लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 कक्षक, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब पेयरिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और इस तरीके से ये नवा इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो Cu डाई पॉजिटिव आयन के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 1, अतः जो सबस्टेंस, जो मॉलिक्यूल, आयन या एटम जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, और जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायामैग्नेटिक कहलाते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। और आज के वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, बहुत जानदार होगा केमिस्ट्री के लिए। उससे पहले हुंड्स रूल को पढ़ाना आवश्यक था, जबकि बुक्स में हुंड्स रूल इससे आगे दिया है, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए हुंड्स रूल को पहले पढ़ाया है, तभी आप क्वांटम नंबर को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक रखेंगे क्वांटम नंबर, और आज इतना ही यहीं पर छोड़ते हैं। थैंक्स।